ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग जो कौमारव्रत यानी पीडिया वाला पोर्शन है उसे कवर कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने प्राण प्रत्यागमन व विभाजन ये सारी चीज़ें जो हैं वो कौमारव्रत में पढ़ ली थी। आज हम लोगों को संस्कार के बारे में पढ़ना है। संस्कार क्या होता है? तो व्यक्ति में क्या होता है, गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत कुछ जो क्रियाकर्म होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, वो किए जाते हैं। तो गर्भाधान से लेके मरने के बाद तक कुछ जो क्रियाकर्म किए जाते हैं उन्हें ही क्या है, संस्कार कहा जाता है। तो जो हिंदू धर्म है उसमें 16 संस्कार बताए गए हैं। जैसे गर्भ में 3 संस्कार बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला क्या है, गर्भाधान संस्कार। दूसरा पुंसवन संस्कार। तीसरा सीमांतोन्नयन संस्कार। इसके बाद जो बाकी संस्कार हैं वो क्या होते हैं, जब बच्चा पैदा हो जाता है और उसका पूरी लाइफ लॉन्ग और उसके मरने के बाद जो कर्म किए जाते हैं वो सभी क्या है, बाकी जो बचे हुए संस्कार हैं उनमें आते हैं। तो हिंदू धर्म जो है उसमें 16 संस्कार बताए गए हैं, जिसमें से गर्भ में क्या होता है, 3 संस्कार किए जाते हैं। गर्भाधान संस्कार पहला, दूसरा पुंसवन संस्कार, तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार। फिर अब बात करते हैं एक एक संस्कार की। तो जैसे गर्भ के तो बता ही दिए मैंने, 3 संस्कार होते हैं। इसके बाद क्या है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, तो उसके बाद सबसे पहले क्या होता है, स्तनपान संस्कार। स्तनपान संस्कार। स्तनपान संस्कार ये क्या होता है, जन्म से 3-4 दिन, मतलब चरक ने तो पहले दिन ही बोला है कि मदर का क्या है, राइट ब्रेस्ट जो है उसका सबसे पहले क्या फीडिंग करानी है बच्चे को। तो आचार्य चरक के अनुसार क्या है, जन्म के पहले दिन ही ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कराने के लिए बोला गया है। जबकि आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने क्या तीसरे या चौथे दिन बच्चे को क्या माँ का दूध पिलाने के लिए बोला है, यानी स्तनपान कराने के लिए कहा है। ठीक है, तो आचार्य चरक के अनुसार गर्भ के दिन, डिलीवरी के दिन ही, जिस दिन डिलीवरी हुई है उसी दिन ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कर देंगे यानी स्तनपान कराएंगे। और आचार्य सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार जन्म के तीसरे से चौथे दिन जो है उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए कहा है। फिर क्या, नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार क्या है, जन्म के 10वें दिन कराया जा सकता है। ठीक है, और कभी कभी नॉर्मली क्या है 10वें दिन होता है, जन्म के 10वें दिन क्या होता है, नामकरण संस्कार होता है। ठीक है, बट अलग अलग आचार्यों ने क्या 10वें दिन, 12वें दिन, ठीक है, या फिर क्या 100वें दिन, तो जब बच्चा क्या 100 दिन का हो जाए या 1 वर्ष का हो जाए तो भी क्या नामकरण करा सकते हैं। तो नामकरण संस्कार कराने का जो डेट टाइम है वो क्या है 10वें दिन है नॉर्मली, लेकिन अलग अलग आचार्यों ने और भी, अगर 10वें दिन नहीं कराते हैं तो 12वें दिन भी करा सकते हैं। जब बच्चा 100 दिन का हो जाए तब करा सकते हैं, 1 साल का हो जाए तब करा सकते हैं। नेक्स्ट है सूर्य व चंद्र दर्शन, यानी कि बच्चे को क्या घर से बाहर ले जाया जाएगा, मतलब बच्चे को जैसे छत पे ले जाया जाएगा ताकि सूर्य और चांद जो है, सूरज के, चंद्रमा के, इनके दर्शन कराए जा सकें। तो सूर्य व चंद्र दर्शन संस्कार जो है वो आचार्य काश्यप ने बताया है, और ये क्या जन्म के प्रथम मास में यानी पहले महीने में कराएंगे। जन्म के प्रथम मास में बताया है सूर्य व चंद्र दर्शन संस्कार। सूर्य व चंद्र दर्शन संस्कार जन्म के प्रथम मास में। इसके बाद नेक्स्ट है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार को ही क्या है, देवालय दर्शन भी कहा जाता है। निष्क्रमण संस्कार यानी बच्चे को घर से बाहर ले जाया जाता है पहली बार, तो इसे क्या देवालय, तो घर से बाहर निकाल के क्या मंदिर वगैरह जो है, जो पूजनीय जगह वहाँ ले जाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, देवालय दर्शन या निष्क्रमण संस्कार। और इसे कब कराते हैं, चौथे महीने में, 4 महीने, जब बच्चा 4 महीने का हो जाएगा तो क्या निष्क्रमण संस्कार या देवालय दर्शन जो है वो कराया जाता है। तो जन्म के चौथे महीने में निष्क्रमण संस्कार या देवालय दर्शन। इसके बाद नेक्स्ट है उपवेशन या भू उपवेशन संस्कार। उपवेशन संस्कार कहते हैं या इसी को ही क्या भू उपवेशन संस्कार। उपवेशन
भू उपवेशन संस्कार। तो आचार्य वाग्भट्ट ने कहा कि 5वें महीने पे कराते हैं। आचार्य वाग्भट्ट ने कहा भू उपवेशन या भू उपवेशन यानी बच्चे को जमीन पे बिठाना। आचार्य वाग्भट्ट ने कहा 5वें महीने में बच्चे को क्या जमीन पे बिठाएंगे। और आचार्य काश्यप ने कहा 6ठे महीने में, यानी जब बच्चा 6 महीने का हो जाएगा तो उपवेशन या भू उपवेशन संस्कार कराएंगे, यानी ज़मीन पे बिठाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है फल प्राशन। फल प्राशन संस्कार। तो फल प्राशन संस्कार जो वो आचार्य काश्यप ने बताया है, और इसका टाइम क्या बताया है फल प्राशन संस्कार का, 6 माह। यानी बच्चा जब 6 महीने का हो जाएगा तो उसे क्या फल खिलाना फिर क्या शुरू कर सकते हैं। तो फल प्राशन संस्कार कब क्या है, 6 महीने बताया है टाइम आचार्य काश्यप ने। आचार्य काश्यप 6ठे महीने में फल प्राशन संस्कार बताया है। इसके बाद नेक्स्ट है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार। तो आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य वाग्भट्ट ने अन्नप्राशन संस्कार का समय क्या बताया है, 6 माह। यानी बच्चा जब 6 महीने का हो जाएगा तो उसे क्या है माँ के दूध के साथ क्या अन्न जो है वो देना भी शुरू करेंगे। पहली बार उसे क्या अन्न खिलाया जाएगा। तो ये अन्नप्राशन संस्कार है। तो आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट्ट ने अन्नप्राशन संस्कार का समय क्या है, 6 माह बताया है। जबकि आचार्य काश्यप जो हैं उन्होंने अन्नप्राशन संस्कार 10वें महीने में कराने के लिए बोला है, 10 माह। तो आचार्य सुश्रुत और वाग्भट्ट के अनुसार अन्नप्राशन संस्कार जो है वो 6ठे महीने कराएंगे, और आचार्य काश्यप के अनुसार अन्नप्राशन संस्कार 10वें महीने में होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कर्णवेधन संस्कार। कर्णवेधन संस्कार। तो कर्णवेधन संस्कार का जो समय बताया है आचार्य सुश्रुत वाग्भट्ट काश्यप ने क्या है, 6, 7 व 8 महीने। यानी बच्चे के जो कान छेदना होता है कर्णवेधन है वो क्या 6ठे महीने में करा सकते हैं, 7वें महीने में करा सकते हैं, या फिर 8वें महीने में करा सकते हैं। तो आचार्य काश्यप ने क्या 6ठे से 7वें महीने बताया है, आचार्य सुश्रुत ने भी 6ठे से 7वें महीने बताया है, और जो आचार्य वाग्भट्ट है उन्होंने 6, 7, 8 तीनों माह में कभी भी करा सकते हैं ऐसा बोला है। तो जो कर्णवेधन का टाइम ड्यूरेशन है, कब करा सकते हैं कर्णवेधन संस्कार, 6, 7, 8 महीने पे, 6ठे, 7वें, 8वें महीने पे। इसके बाद नेक्स्ट आता है अक्षर लेखन संस्कार। अक्षर लेखन संस्कार। तो अक्षर लेखन संस्कार कब कराते हैं, अक्षर लेखन संस्कार यानी लिखना सिखाना शुरू करेंगे बच्चे को। तो आचार्य सुश्रुत ने कहा जब वो बच्चा क्या है शक्तिमत हो जाए, यानी बच्चा जब क्या है शक्तिमान या बुद्धिशाली, या जब वो क्या है पढ़ना लिखना समझने के सीखने योग्य हो जाए। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार शक्तिमत हो जाने पे क्या है अक्षर लेखन संस्कार कराएंगे। और आचार्य काश्यप के अनुसार जब बच्चा क्या है 5 साल का हो जाएगा तो उसमें क्या अक्षर लेखन संस्कार कराएंगे। बच्चे के 5 साल के होने पे अक्षर लेखन संस्कार कराएंगे। तो अक्षर लेखन संस्कार आचार्य सुश्रुत के अनुसार शक्तिमत हो जाने पे, और आचार्य काश्यप के अनुसार 5 वर्ष में। इसके बाद नेक्स्ट आता है उपनयन संस्कार। उपनयन यानी कि पढ़ने के लिए आजकल कहते हैं तो स्कूल भेजना, या पहले ज़माने में जो ऋषि मुनि के आश्रम में जाया जाता था। तो उपनयन संस्कार कब कराएंगे, 7 वर्ष में। आचार्य काश्यप ने कहा उपनयन संस्कार 7 वर्ष में कराएंगे। उपनयन संस्कार 7 वर्ष की एज में कराएंगे। इसके बाद चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार। चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार 3 से 5 साल की एज में कराते हैं। यानी चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार जो हो 3 से लेके 5 साल की एज में कराएंगे। ठीक है, तो जो चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार है ये तीसरे या 5 साल में कराया जाता है।
तो ये क्या है, संस्कार के बारे में है। कौन कौन से संस्कार जो हैं वो बताए गए हैं आयुर्वेद में। इसके बाद आयुर्वेद के अनुसार बच्चों में औषधि की मात्रा कितनी होती है, तो उसकी अगर बात करें तो जो क्षीरप है उसमें आचार्य सुश्रुत ने कहा, क्षीरप यानी कि जो बच्चे क्या सिर्फ दूध पी रहे हैं, तो उनमें क्या है, अंगुली पर्वद्वय बताई है। क्षीरप यानी 1 साल तक का बच्चा है आयुर्वेद के हिसाब से। क्षीरन्नाद 1 से 2 साल का, और अन्नाद 2 साल से ऊपर का बच्चा। तो क्षीरप में अंगुली पर्वद्वय, 2 अंगुलियों के पर्वों के बीच में जितनी दब आएगी उतनी मात्रा जो है बच्चे को देनी है। क्षीरप में अंगुली पर्वद्वय बताया है। और ये मात्रा क्या सिर्फ धात्री को देंगे, मतलब जो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही है लेडी उनको। क्षीरन्नाद में कोलस्थी के समान, यानी जितनी कोलस्थी है उतनी मात्रा किसको देंगे, बालक और धात्री दोनों को। और अन्नाद में कोलवत, केवल क्या है, बालक को देनी है। ठीक है। इसी तरह आचार्य विश्वामित्र ने भी बताया है कि जो जात मात्र यानी तुरंत का पैदा हुआ बच्चा जो होता है उसमें क्या विडंग के समान देते हैं। क्षीरप में बेर की गुठली के बराबर औषधि देने के लिए बताया है। क्षीर अन्नाद में बेर के बराबर देने के लिए बताया है। और अन्नाद में क्या उदुम्बर फल के समान देने के लिए कहा है। तो क्षीरप में बेर की गुठली के बराबर, क्षीर अन्नाद में बेर के बराबर, और अन्नाद में उदुम्बर फल के बराबर। इस तरह जात मात्र में विडंग के समान। फिर आचार्य शारंगधर और योग रत्नाकर ने जो मात्रा बताई है बच्चों में औषधि की, अगर 1 महीने का बच्चा है तो 1 रत्ती, यानी 1 महीने तक के बच्चे में कितनी दवा देंगे, क्या डोज होगी बच्चों में दवा की, 1 महीने तक के बच्चे में 1 रत्ती की मात्रा में देंगे मेडिसिन। फिर 2 महीने से लेके 1 साल तक हर महीने 1-1 रत्ती बढ़ाते जाएंगे, यानी 1 महीने का बच्चा है तो क्या 1 रत्ती, 2 महीने का है तो 2 रत्ती, 3 महीने का है तो 3 रत्ती, 4 महीने का है तो 4 रत्ती। इसी तरीके से क्या करते रहेंगे। तो जब वो 1 साल यानी 12 महीने का होगा तो क्या 12 रत्ती, यानी 1 माशा जो डोज है दवा की वो क्या हो जाएगी, 12 रत्ती या 1 माशा। तो 1 साल पे या 12 महीने पे बच्चे में जो औषधि की मात्रा वो क्या हो जाएगी, 1 माशा। फिर 1 साल से लेके 16 साल तक क्या है, 1-1 माशा हर साल बढ़ाते रहेंगे। तो जैसे 1 साल पे क्या थी 1 माशा, 2 साल पे 2 माशा, 3 साल पे 3 माशा, 4 साल पे 4 माशा। तो इसी तरीके से 16 साल का जब बच्चा होगा तो उसमें जो टोटल डोज हो जाएगी ड्रग्स की वो क्या हो जाएगी, 16 माशा। 16 माशा। अब 16 से 70 साल तक इन्होंने क्या कहा कि जो डोज चलती है वो क्या 16 माशा ही रहती है, यानी 16 साल के टीनेजर में या 17 में, 18 साल के इंसान में, 19 साल के इंसान में, 25 साल के इंसान में, 35 साल के, 40 साल के, यानी 16 से लेके 70 वर्ष तक जो ड्रग डोज रहेगी वो 16 माशा रहेगी। 16 माशा। ठीक है। और ये जो मात्रा बताई है वो किसकी है, चूर्ण और कल्क की है। यानी अगर हमें बच्चों में कोई भी चूर्ण देना है या कोई भी कल्क देना है तो 1 साल के बच्चे में क्या है, 1 महीने के बच्चे में 1 रत्ती, 2 महीने के बच्चे में 2 रत्ती, इस तरह हर महीने 1-1 रत्ती बढ़ाते हुए 12 महीने के बच्चे में 12 रत्ती, यानी 1 मासा चूर्ण अगर हम दे रहे हैं, कल्क दे रहे हैं। फिर 1 से लेके 16 साल तक 1-1 मासा बढ़ाया, तो 16 साल तक आते आते क्या हो जाएगा, 16 मासा। तो अगर 12 साल का बच्चा है उसे चूर्ण देना है तो कितना, 12 मासा देंगे। अगर कल्क देना है तो 12 मासा देंगे। और अगर क्वाथ देना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को 4 गुनी मात्रा होगी। यानी अगर 12 साल का बच्चा है तो 12 मासा इंटू 4 कर देंगे। अगर हमें क्वाथ देना है उसमें कोई तो 12 मासा इंटू 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 मासा। ठीक है। तो ये क्या है, आचार्य शारंगधर ने बताई है जो औषधि की मात्रा है चूर्ण, कल्क और क्वाथ के लिए। ठीक है। और इसी तरह क्या है, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनमें भी क्या है, औषधि की मात्रा क्या है, कम होती जाती है। जो 16 साल का बच्चा होता है उसमें हाईएस्ट पहुंच जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो उससे नीचे वाली जो वैल्यू होगी, यानी 14 साल में जो दे रहे थे, 13 साल में, 12 साल में, उस तरीके से फिर क्या वृद्ध व्यक्ति को दवा दी जाती है। ठीक है। इसी तरह जो वामक और विरेचक क्वाथ है वो क्या 1 प्रसृत की मात्रा में देते हैं, और दीपनीय और संशमनीय क्वाथ जो है वो 2 प्रसृत की मात्रा में।
घी की मात्रा की बात करें कितनी देनी है, तो जात मात्र जो है उसमें क्या है, कोल अस्थि जो है उसके बराबर, 1 महीने के बच्चे में कोल के बराबर। 2 महीने के बच्चे में कितना घी देंगे, कोल से थोड़ा सा ज़्यादा देंगे। 3 महीने के बच्चे में घी की मात्रा कितनी होगी, द्विकोल यानी 2 कोल के बराबर, 2 कोल के बराबर। फिर 4 महीने के बच्चे में घी की मात्रा शुष्क आम्लक, सूखा हुआ आंवला जो है उसके बराबर। 5 से 6 महीने के बच्चे में घी की मात्रा आर्द्र आम्लक, 4 महीने में शुष्क आम्लक और 5 से 6 महीने में आर्द्र आम्लक। 7 से 8 महीने में आर्द्र आम्लक से क्या है, कुछ ज़्यादा। तो 7 से 8 महीने में मात्रा कितनी हो जाएगी, जो आर्द्र आम्लक है उससे थोड़ी सी ज़्यादा देंगे। तो ये क्या है, घृत की मात्रा है कि जात मात्रा में कितना घी देंगे, कोलस्थी बराबर देंगे। 1 महीने के बच्चे में कोल मात्रा के बराबर देंगे, 2 महीने में कोल से कुछ ज़्यादा, 3 महीने में 2 कोल के बराबर, 4 महीने में शुष्क आम्लक के बराबर, 5 से 6 महीने में घृत की मात्रा आर्द्र आम्लक के बराबर और 7 से 8 महीने में इससे कुछ ज़्यादा हो जाएगी। बाकी मॉडर्न में कैसे डोज कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए यंग्स फार्मूला है ना, क्लार्क्स फार्मूला, ये सारा है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। जिसके पास पीडिया की बुक है वो उससे भी देख सकता है, और वरना गूगल पे टाइप करने पे भी यंग्स फार्मूला, क्लार्क्स फार्मूला, इनके फार्मूलाज आ जाते हैं। तो ये क्या है, मॉडर्न में एक ड्रग का डोज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं बच्चों में, ये उसके लिए यंग्स फार्मूला, क्लार्क्स फार्मूला, इन सब का यूज़ किया जाता है। और जो आयुर्वेद में बताई गई औषधि की मात्रा बच्चों में, वो मैंने अभी आपको बताई है। क्षीरप में सिर्फ मदर को मेडिसिन देते हैं, बच्चे को मेडिसिन नहीं देते हैं। क्योंकि वो पूरी तरह क्या मदर पर डिपेंडेंट है, तो उसमें जो भी बीमारियां हो रही हैं वो ब्रेस्ट मिल्क की वजह से ही हो रही होंगी। तो अगर मदर का संशोधन कर देंगे, मदर में बीमारी ठीक कर देंगे, तो बच्चे में वो बीमारी क्या है, अपने आप ठीक हो जाएगी। इसीलिए जो भी औषधि देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मदर को देते हैं। क्षीरप में, क्षीर अन्नाद में बच्चा क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रहा है और बाहर का दूध भी, बाहर का खाना भी खा रहा है, तो उसमें मेडिसिन जो है मदर और बेबी दोनों को दी जाती है। अगर मदर में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे को बीमारी हो रही है, तो वो उस मेडिसिन से क्या मदर ठीक हो जाएगी, और अगर बच्चे में हो रही है तो बच्चा जो है वो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। तो इसलिए इसमें मदर और जो लेडी है, मतलब धात्री है, दोनों को देते हैं मेडिसिन। और अन्नाद में बच्चा क्या है, पूरी तरीके से क्या है, जो आउटसाइड सोर्स ऑफ फूड है उस पर डिपेंडेंट है। तो इसमें क्या है, केवल क्या है, बालक को औषधि दी जाती है, यानी केवल जो चाइल्ड है उसको मेडिसिन दी जाएगी, मदर को इसमें मेडिसिन नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, आज हम लोगों ने संस्कार के बारे में पढ़ा, और दूसरा आयुर्वेद में क्या मेडिसिन डोज बताई गई है, आयुर्वेदिक ड्रग्स की क्या डोज रहेगी बच्चों में, उसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने। तो आज की क्लास यहीं तक है। अब किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले, फिर हम लोग मॉक इंटरव्यू शुरू करते हैं।